हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि एफसीसी और सिंपल क्यूबिक ये सब मैंने बता चुका। आज हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी बताता है कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे इज द फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल ऑक्युपाइड बाय द एटम, it must be always less than 100% because it is impossible to pack sphere without empty space between them is the percentage of total space filled by the particle। अब देखिए, हम इसमें एक फैक्टर आता है जो हमें कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है, अभी तक आया नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। यही हमें फाइंड करने के लिए आ जाता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालिए। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये भी मैं तीनों का कैलकुलेट करवाया हूँ तो बता दूंगा। अब देखिए, इसका जैसे मैंने इसमें सिंपल सा लगाया है कि इसमें बीसीसी स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वही क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो उसमें क्या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसमें क्या कहता था कि वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वैल्यूम। अब देखिए, हम हर एटम का निकाल, जैसे मैंने आपको बीसीसी में बताया था कि उसमें क्या होता है कि जैसे कोई ये है तो ये इसमें क्या होता है कि हर कॉर्नर पे एक आइटम रहेगा और साथ में एक सेंटर में भी रहता है। बीसीसी में एक सेंटर में रहता है, तो मैंने वही देखिए, एक आइटम इस कॉर्नर पर रहेगा, मैंने निकालने के लिए बताया। ये पूरा ऐसे गोला रहेगा, एक आइटम इस साइड और एक आइटम इस कॉर्नर पर रहेगा और एक आइटम हमारा ये सेंटर पर रहेगा। ये बीसीसी ने बता के मैंने आपको पहले सिंपल वाला बता देता हूँ, फिर बीसीसी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ मैंने पहले सिंपल क्यूबिक का निकाला है, फिर बीसीसी का निकाला है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, सिंपल में मैंने क्या बताया था, कोई ऐसे रखा है, कोई चीज़ मतलब कोई सब्सटेंस है, उसके क्या रहेगा, ये एटम पे मतलब कॉर्नर पे इसका एटम रहेगा। ठीक, तो वही चीज़ देखिए, मैंने ये लिया है कोई सब्सटेंस, उसके कॉर्नर पे हमारा क्या है, एटम है। अब हमें क्या निकालना है, एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये क्या होता है, टोटल वैल्यू मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है एटम, मतलब वैल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्युपाई ऑफ एटम अपॉन टोटल वैल्यू। अब देखिए, ये कितना, ये सिर्फ कितना, ये देखिए, ये इतना मान लीजिए, तो कितना ऑक्युपाई कर रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट ऑक्युपाई कर रहा है, ये वाला इतना हम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए, ये 4 2 है, 4 बन गया, मतलब ये पूरा एक सर्कल बन गया। अब पूरे मतलब एक ये पूरा स्फीयर बन गया। एक है पार्ट 1 2 3 4 पार्ट है, 4 पार्ट मतलब पूरा स्फीयर बन गया। अब ये पूरा स्फीयर बन गया। अब स्फीयर का वैल्यूम क्या है, देखिए, वैल्यूम ऑफ ईच आइटम, स्फीयर का वैल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने वही लिख दिया, जो फॉर्मूला होता है। और वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब अब ये देखो, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है, तो क्यूब का वैल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। अगर इसका हम साइड मान लेते हैं कि ए है, तो इसका पूरा वैल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। तो वही लिखा हूँ, वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल बीसी ए क्यूब। तो देयरफॉर टोटल देखिए, वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्पेस मतलब वैल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वैल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखिए, ए इक्वल टू आर, टी आर क्यूब की देखिए, यहाँ पे जो ये क्यूब है, क्यूब का डिस्टेंस हमने कितना माना, ए माना, और एक आइटम हमारा इस साइड गया है और एक आइटम इस साइड गया है, तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगी, आर होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो ये पूरा मिला कितना हम लिख सकते हैं, टोटल ए इक्वल टू 2 आर। देखिए, वही मेंशन किया हूँ, ए इक्वल टू 2 आर। तो हमने यहाँ ए इक्वल टू 2 आर लिख दिया। तो हमारा सॉल्व करके कर लीजिएगा, एपीपी फैक्टर इसका कितना है, 0.52। किसका है, सिंपल क्यूबिक। मतलब ये है कि इसका मतलब 52% सिंपल क्यूबिक में रहता है इसका। और दूसरा क्या है, अब सिंपल ये समझ लीजिए कि जैसे अगर एटम ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, अगर बीच में एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी। तो इसमें हम सिंपल में क्या समझे, इसमें इस देखिए, स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका परसेंटेज थोड़ा कम आया। पर हम वही बीसीसी में देखते हैं, बीसीसी में हमारा 0.668 आया है, मतलब क्या, इसमें 68% आया है। तो इसका ज़्यादा टाइटली है तो इसका ज़्यादा एफिशिएंसी है। अब देखिए, बीसीसी में बता देते हैं। बीसीसी में क्या था, ये कोई क्यूब है, उसमें क्या था, एक मतलब कॉर्नर पे तो एटम रहते ही थे और एक सेंटर में भी रहता है। तो इसमें हमें मतलब ये जो है आर के टर्म में निकालना है। तो आर के टर्म निकालने के लिए हम कोई फॉर्मूला लगाए हैं। देखिए, उसमें हमने एक ट्राइंगल निकाला है। देखिए, एक आइटम ये है बाहर, मतलब इस कॉर्नर वाला, एक आइटम ये है कॉर्नर वाला, ठीक, और एक आइटम हमारा बीच में रहता है सेंटर में, तो एक सेंटर में ये है, ये सेंटर में। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक लाइन हो गया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन हमारा ये है, तो हम अगर इस पीस को हम काट लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल एक बन जाएगा ऐसे। ये एक ट्राइंगल बन गया। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है ए, ये वाला है सी और ये वाला है बी। तो हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया, जो कि हमारा ये डिस्टेंस कितना है, ये आर है प्लस 2r फिर आर, मतलब ये कितना है, 3r। देखिए, आर 2r मतलब 2 3 3 सॉरी 4r, ये हमारा 4r हो गया ये वाला डिस्टेंस।
और ये वाला हमें निकालना है, ये वाला हमें पता नहीं है, पर ये वाला हमें पता है क्या है, ए है। ये वाला हम निकाल लेते हैं तो हमारा पूरा ए के टर्म में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ क्या लगाया, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, मतलब ये वाला ए डी सी, तो ये हमारा ए है, ये भी ए है, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इसमें क्या निकला है, ये देखिए ये वाला हमारा हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर, ये देखिए ए सी मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये वाला ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर निकालिए। तो ये ए डी स्क्वायर क्या था, ए की ए स्क्वायर, और डी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब आया क्या 2a स्क्वायर, मतलब ए सी हमारा कितना आ गया, अब ए सी वाला फाइंड हो गया, ए सी हमारा √2a आया, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल में लगाते हैं ए बी सी, देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमारा ए बी स्क्वायर कितना है 4r है, तो 4r का स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी हमारा ए है, तो ए स्क्वायर, ए सी कितना है हमारा, ये यहाँ पे ए सी है, ए सी हमारा √2a, मतलब √2a का होल स्क्वायर करेंगे 2a स्क्वायर कर गया, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे 16r स्क्वायर था, तो हम a जो है इस साइड डिवाइड करती है तो बचेगा 4a अपॉन √3, तो हमारा a के टर्म में आ गया। अब हम सिंपली हो जाएगा, अब सीधा वैल्यू निकालना है और रख देना है। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n = 2 है, और वैल्यूम ऑफ ईच एटम, अब वैल्यू स्पेयर का वैल्यू वही होता है 4/3 πr3, वही लिखा हूँ, और वैल्यूम ऑफ यूनिट सेल बी सी ए क्यू, बी सी का ए क्यू आएगा ना क्योंकि ये पूरा टोटल क्यूब ही है, तो क्यू का वैल्यू हमारा ए क्यूब रहता है अगर इसका साइड ए रहे तो ये वैल्यूम हो गया, तो वही है वैल्यूम ए क्यूब, तो हमने वही रख दिया। ए की वैल्यू हमने निकाला था 4r/√3, यहाँ भी वही रख दिया, कट पिट करके हमारा APPF का फैक्टर 0.68% आ गया। अब उसी तरह हम FCC निकालते हैं, फेस क्यूबिक सेंटर। अब इसमें क्या था कि इसमें जैसे ये क्यूब है, इसमें क्या है FCC मतलब फेस क्यूबिक, इसमें क्या है कि हर फेस पे एक आइटम पाया जाता है। देखिए यहाँ एक फेस है तो यहाँ भी एक आइटम, यहाँ भी, फिर ऐसे नीचे भी, ऐसे इस साइड भी, मतलब हर फेस पे इसमें आइटम पाया जाता है। तो हमने एक फेस निकाल लिया, ऐसे उसको कैलकुलेट करके ए के फॉर्म में आर के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने एक फेस निकाल लिया, तो एक कॉर्नर पे रहेगा हमारा आइटम, एक इस कॉर्नर पे रहेगा, और बीच में भी एक आइटम है, तो वही चीज़ इसमें ये वाला निकल गया, वह डिस्टेंस। अब इस ट्रायंगल से हम फाइंड कर लेंगे ए कितना आएगा आर के टर्म में। तो फ्रॉम ए बी सी, देखिए यहाँ पे ए बी सी, ए बी हमारा कितना है r 2r प्लस r, कितना हो जाएगा 4r। ये हमारा ए बी कितना है, ए बी हमारा बराबर आ जाएगा 4r, और ए सी हमारा ए है, बी सी हमारा ए है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी हमारा कितना है 4r है, ए सी हमारा ए है, तो बी सी हमारा ए है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। अब फिर ए निकालना है, तो ए हमारा इस साइड हो जाएगा, तो आएगा क्या 4r/√2, ए की टर्म में आ गया। अब हम वही टाइप फार्मूला लगा देंगे। देखिए नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, इसमें 4 आइटम रहेंगे, और नंबर ऑफ ईच आइटम, अब देखिए वही स्पेयर का वैल्यू लिखा दिए 4/3 πr3, वही सब में करना है। फिर वैल्यू ऑफ यूनिट सेल बी सी ए क्यू, फिर APP मतलब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, वैल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड एटम सेल, मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, अपॉन टोटल वैल्यूम, वही चीज़ कर दिए। इसका 4 रहता है, 4 मतलब देखिए नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल n = 4 है, तो वही 4 × 4/3 πr3 अपॉन a क्यूब। अब इसमें ए की वैल्यू रख दिए हैं, तो वही कट गया, फिर आ गया कितना APP, मतलब इसमें है कि इसका कितना है 74%, मतलब ये है कि FCC का मतलब APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर उसके बाद BCC का आता है, फिर उसके बाद सिंपल का आता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें मिलर इंडेक्स। मिलर इंडेक्स मतलब ये होता है कि क्रिस्टल प्लेन की ऑरिएंटेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब स्थिति, मतलब दिशा के किस दिशा में है, मतलब क्रिस्टल, वो बताता है मिलर इंडेक्स। ठीक है, दे आर यूज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन एंड प्लेन्स। दिस डायरेक्शन एंड प्लेन्स could be in lattice or in crystal. The number of index will match with the dimension of the lattice or the crystal in one. देखिए मैं ये मतलब कहानी लिखा है, आप लोग को मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, तो क्वेश्चंस जल्दी सिंपली यूज होता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे हमारा ये क्वेश्चन आ गया, ये क्यूब है, तो हमें ये देखिए जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है, अब इसका जो यहाँ ट्रायंगल बीच में बना है ना, आप लोग को दिखा रहा होगा, इसी का हमें मिलर इंडेक्स निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें दिया है कि x बराबर मतलब यहाँ से यहाँ तक, x बराबर कितना है a, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेडेड है, फिर y = b, यहाँ से यहाँ तक सेडेड है, फिर z = c, यहाँ से यहाँ तक सेडेड है।
अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम जितने ये सब जो वैल्यू दिया है इन सबको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 1/a, 1/b, 1/c, ये हो गया। अब इन सबको काउंट करने के बाद इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसका एलसीएम लेने के बाद फिर जो एलसीएम आता है फिर उसी को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यही हमारा मिलर इंडेक्स हो गया। अब हम जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे जैसे मैंने ये सब किया है ना, अब इसको हम जैसे यहाँ लिख देते हैं, a बराबर हमारा दिया होगा 3 और b बराबर हमारा 2 दिया होगा और c बराबर हमारा 6 दिया होगा। अब इन सबको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो हो जाएगा 1/3, 1/2, 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका हमारा आएगा नॉर्मली 6 आएगा, एलसीएम 6 आएगा। अब ये एलसीएम 6 आ गया, तो इन सब में क्या इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा हमारा क्या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6, यहाँ 3 और 6 × 1, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिलर इंडेक्स आ गया। ये ऐसे ही सब मतलब सब सॉल्व करना है। देखिए इसी तरह यहाँ पे भी वही सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमारा कितना है, एक्स डायरेक्शन पे हमारा 1 गया है, मतलब ये 1 मान लिया है। फिर एक्स वाई डायरेक्शन में हमारा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये लाइन यहाँ भी हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक वाई डायरेक्शन पे 1 लिया है, पर यहाँ पे मैंने बीच में 0 लिख दिया है, आर कॉर्नर में रहता है, तो वाई बराबर जेड बराबर 0, क्योंकि जेड डायरेक्शन में कुछ गया ही नहीं है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन गया है। तो ऐसे इसी में देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए, बार बार गलती होती है। पैरेलल एक्सिस, अगर कोई पैरेलल एक्सिस रहेगी, देखिए जैसे ये जेड है, जेड डायरेक्शन में हमारा पैरेलल हो रहा है, तो जेड डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल है तो ये इन्फिनाइट जा रहा है, तो इसका बराबर 0 हो जाएगा। और उसी तरीका हमारा अगर कोई हमारा निगेटिव इंटरसेप्ट है, निगेटिव इंटरसेप्ट कर रहा है, तो हमारा वहाँ पे उसका बार लग जाएगा, कोई भी वैल्यू रहेगी उसके ऊपर बार लगेगा निगेटिव साइड। देखिए जैसे ये हमारा ये वाला है, इस साइड वाला देखिए ये यहाँ कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डायरेक्शन, ये है एक्स वाई, यहाँ पे जेड, तो एक्स कितना है, वाई 1 यूनिट ले लिए हैं, तो 1 यूनिट तक यहाँ तक पूरा है। पर ये हमारा क्या है, इस साइड हमारा निगेटिव साइड है, तो ये थोड़ा एक्सचेंज होगा, ये निगेटिव साइड है, तो यहाँ मैंने 1 पे बार लगा दिया, फिर 0 0। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा, वही है क्वेश्चन सिंपली जो मैंने बताया उसी तरह। देखिए एलसीएम लिया है, यहाँ पे हाफ था, मतलब 1 यूनिट पूरा मैंने माना है, सब में वही 1 यूनिट हर एक क्वेश्चन का माना है। तो यहाँ पे मैं हाफ 1 यूनिट का हाफ था, तो एलसीएम निकाल के किए हैं, इसका 2 2 2 इंडेक्स आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ये भी था, मतलब ये पैरेलल है, वाई के प्रेजेंस में देखिए पैरेलल जा रहा है, वाई की ये लाइन है, ये देखिए पैरेलल जा रहा है, तो वाई का इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट मतलब 0, वही चीज़ है। फिर ऐसे इसमें भी करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बेसिकली 3 टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म, मतलब कितने कितने टेस्ट परफॉर्म होते हैं हमारे मटेरियल में, क्या क्या है। तो कोई भी अगर कोई टेस्ट लेना है तो हमें 3 ही टेस्ट परफॉर्म होता है। एक होता है टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, टॉर्सिव टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट आप लोग समझते हैं, टेंसाइल मतलब कि किसी चीज़ को मतलब एक साइड ऐसे खींचना, कंप्रेसिव मतलब उसी को दबाना, कंप्रेस करना। तो अब उसी को हम परफॉर्म कर, मतलब कौन कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वही सब उसके बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए हमें क्यों, पहला हमारा क्वेश्चन आता है हमें क्यों रिक्वायर्ड पड़ी टेस्टिंग के, वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसमें हमने क्या लिखा है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ऑन फिगर, डिफरेंट प्रॉपर्टी आर डिजाइन फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। देखिए सिंपली समझते हैं, मटेरियल टेस्टिंग इसलिए किया जाता है ताकि किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी और परफॉर्मेंस पता चल सके। इसका कुछ मेन रीजन है, मेन रीजन ये पहला टू चेक स्ट्रेंथ, मटेरियल कितना लोड सह सकता है या पता करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। दूसरा है टू इंश्योर सेफ्टी, मशीन, ब्रिज या फिर बिल्डिंग आदि फेलियर से बचने के लिए हम टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। हमें पहले से पता चल जाता है कि ये इतने समय बाद इसका इतना लाइफ टाइम है, मतलब इतने समय बाद वो खराब हो जाएगा। दूसरा है टू सिलेक्ट प्रॉपर मटेरियल, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए सही मटेरियल चूज करने में मदद मिलती है। दूसरा टू डिटरमाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारा जैसे हार्डनेस हो गया, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तीसरा हमारा क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग के बाद मटेरियल की क्वालिटी चेक करने के लिए मतलब टेस्टिंग यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फिर दूसरा टू रिड्यूस फेल्यूर एंड कास्ट, मतलब टेस्टिंग से डिफेक्ट पहले पता चल सकती है जिससे नुकसान कम होता है, इसके वजह से हम टेस्टिंग करते हैं। देखिए हमारा इलास्टिसिटी, डिजायर, इम्प्रेशन से ये सब मैंने बता चुका है। अब पहला हमारा क्या है, मैकेनिकल टेस्टिंग। मैकेनिकल टेस्टिंग हमारा तो आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब इन विच द स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल आर फ्रैक्चर और डिफॉर्म, और इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब इन विच स्पेसिमेन ऑफ मटेरियल और 3 स्पेसिमेन और नॉट फ्रैक्चर और डिफॉर्म। इसको हम सिंपली बताते हैं कि क्या क्या होता है। पहला हमारा क्या है, मैकेनिकल टेस्टिंग, मैकेनिकल टेस्टिंग। फिर दूसरा हमारा आएगा टेंसाइल टेस्ट, फिर तीसरा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, टेंसाइल टेस्टिंग स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, फिर इसके बाद खत्म। यही कुछ छोटा मोटा टॉपिक है। मटेरियल टेस्टिंग के बारे में समझते हैं। देखिए मटेरियल टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को चेक किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वह किसी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मतलब स्ट्रेंथ पता, मतलब स्ट्रेंथ इसका पता चल सके मटेरियल की, क्वालिटी चेक करना या फिर सेफ्टी इंश्योर करना, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन करना। इसके देखिए टाइप ऑफ मटेरियल टेस्टिंग, दो टाइप के हैं, एक है डिस्ट्रक्टिव, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में जैसे हम एग्जाम्पल में क्या क्या चेक करेंगे, डिस्ट्रक्टिव में हम टेंसाइल टेस्ट चेक कर सकते हैं, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट। मतलब इसमें वो टेस्ट मतलब टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है मतलब उसको फ्रैक्चर या डिफॉर्म हो, उस ऐसे टेस्टिंग इसी में टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम मटेरियल मतलब जैसे टेंसाइल में क्या हमारा फ्रैक्चर भी हो सकता है, डिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब जिसमें हमारा मटेरियल क्या जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसमें फ्रैक्चर हो और डिफॉर्म हो। और नॉन डिस्ट्रक्टिव में हम नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब इस टेस्टिंग में मटेरियल डैमेज नहीं होता, इसमें मतलब डैमेज नहीं होता, ऊपर से हम पता कर लेते हैं टेस्टिंग। ऊपर से पता लगाने के लिए हमारे क्या एग्जाम्पल, जैसे हमारे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गया, एक्सरे टेस्टिंग और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, यही सब है। फिर यूज़ इसका कैसे इंटरनल, मतलब इसमें क्या है इंटरनल डिफेक्ट, मतलब इंटरनल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जैसे इसमें टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, शियर एंड बेंडिंग टेस्ट। जिन सब में हमारा मटेरियल डिफॉर्म हो या फिर फ्रैक्चर हो उसमें हम कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, टेस्टिंग में भी डन ऑन आइदर किसमें, फुल स्केल प्रोटोटाइप प्रोडक्ट एट साइड। मतलब फुल स्केल कहाँ होगा हमारा, जैसे कोई इंडस्ट्री में हो गया, यहाँ फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ये सब जहाँ हमारा क्या होगा फुल स्केल प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट होगा। दूसरा हमारा स्मॉल स्केल में, स्पेसिफिक मतलब जहाँ कॉलेज में जैसे टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी होती है, ये सब छोटे छोटे जहाँ पे स्मॉल स्केल में टेस्टिंग होता है। अब पहले देखते हैं हमारा टेंसाइल टेस्ट, इसमें जो मैंने टाइप लिखा था ना पहले कौन सा आएगा, टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट में क्या क्या टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट हमारे द टेस्ट आर परफॉर्म ऑन मशीन सच एज कौन कौन से, हॉन्सफील्ड टेंसोमीटर, और दूसरा हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इंस्टॉन और अदर मटेरियल टेस्टिंग सिस्टम, MTS इसको कहते हैं। अब देखिए टेंसोमीटर में क्या होता है, टेंसोमीटर इज यूज फॉर टेस्टिंग थिन सेक्शन एंड लो टेंसाइल स्ट्रेन मटेरियल सच एज लेदर हो गया, रबर हो गया, थिन वायर, नायलॉन। मतलब टेंसोमीटर इसलिए बनाया गया है जिसमें पे हमारा मतलब थिन सेक्शन के लिए और लेस टेंसाइल फोर्स लगा हो, वहाँ पे हम किसका टेंसोमीटर्स का यूज़ करते हैं। और हमारा दूसरा क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये देखिए ये मेन है, ये आता है कभी कभी इसलिए उसमें मैंने ज़्यादा लिखवाया। देखिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या आता है, द यूटीएम हैव लार्ज लोड कैपेसिटी जनरली रेंजिंग फ्रॉम 0 to 4 टन या फिर 0 to 40 टन। जहाँ पे ज़्यादा लोड की मतलब ज़रूरत रहती है वहाँ पे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करके टेस्टिंग करते हैं। इसमें देखिए मटेरियल भी लार्ज सेक्शन एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ सच एज स्टील, एल्युमिनियम आर टेस्टेड ऑन देम। टेंसोमीटर इज जनरली मैकेनिकल ऑपरेटर वाइल यूटीएम आर हाइड्रोलिक ऑपरेटर। टेंसोमीटर क्या है, एक मैकेनिकल ऑपरेटर है, पर ये इसमें जो है यूटीएम में हमारा हाइड्रोलिक ऑपरेटर, मतलब इसमें वाटर की वजह से भी हम मेजर करते हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय कंप्यूटर और कैन बी ऑपरेटर। देखिए अब जो अब आ गया है, पहले हम मैन्युअली अपलोड करते हैं पर ये अब ऑटोमेटिक कर दिए गए हैं। हमारा अब लास्ट वाला क्या था, टेंसाइल टेस्टिंग स्टैंडर्ड और एंड स्पेसिमेन वाइल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट आ स्पेसिमेन इज परफॉर्म इन अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्ड सच एज। हमारा देखिए पहला स्टैंडर्ड क्या है, ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। ये आता नहीं बस आप लोग समझ लीजिएगा बस। ACM मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स, JIS जापानी स्टैंडर्ड, मतलब क्या क्या स्टैंडर्ड होता है मतलब टेस्टिंग करने के लिए, मतलब मुहर लगा रहता है ना कोई मटेरियल में, तो वही चीज़ थोड़ा बहुत आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। BS मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड, DIN अगर जहाँ DIN लिखा रहेगा वहाँ जर्मन स्टैंडर्ड चलता होगा, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। बट वी सेल्फ फॉलो इंडियन स्टैंडर्ड, हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड को। अब देखिए टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ डिफरेंट टेंसाइल, देखिए डिफरेंट टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन शोन इन फिगर A and D। देखिए जो है ये सब मतलब आता नहीं है तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, इनपरफेक्शन इन सॉलिड। देखिए टाइप्स ऑफ लेटिस डिफेक्ट, मतलब अब हम मेजर करते हैं क्या क्या डिफेक्ट आता है। अब इसमें देखिए 4 टाइप का डिफेक्ट आ सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट डिफेक्ट आएगा, दूसरा लाइन डिफेक्ट, इन सब के बारे में एक एक करके समझाता हूँ। सरफेस डिफेक्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमारा क्या आएगा, वैकेंसी एटम या फिर सेल्फ इंडस्ट्रियल एटम या फिर इम्पोर्टी। मतलब पॉइंट डिफेक्ट मतलब हम एटम के लेवल पे बात करेंगे। लाइन डिफेक्ट मतलब डिसलोकेशन, मतलब एटम की लोकेशन देखेंगे कि लाइन में है या फिर इरेगुलर शेप में है। सरफेस डिफेक्ट मतलब बाउंड्री देखेंगे कि उसका बाउंड्री किस शेप में है, मतलब जैसे इसका बाउंड्री किस है, लाइन में नहीं है, एक लाइन में बाउंड्री नहीं है, कुछ नीचे है फिर ऊपर है, तो बाउंड्री के डिफेक्ट करें। सरफेस वॉल्यूम डिफेक्ट मतलब इसके पूरे वॉल्यूम पे मेजर करें, किस वॉल्यूम पे है, कि सर्कल है, क्यूब है, रेक्टेंगल है। अब दूसरा हम देखते हैं, पहला हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट हमारा 3 आता है, वैकेंसी, इंडस्ट्रियलिटी और इम्प्योरिटी, 3 चीज़ आता है। वैकेंसी मतलब एन आइटम मिसिंग फ्रॉम इरेगुलरिटीज पोजीशन। वैकेंसी मतलब आप लोग समझे वैकेंट हो, मतलब खाली हो। देखिए यहाँ वैकेंसी, यहाँ जो है एक आइटम
यहाँ पर रखा है, पर यहाँ जो हमारा जो एटम था वो गायब हो गया, तो यहाँ एक वैकेंसी मतलब स्पेस खाली हो गया, तो इसी को हम कहते हैं वैकेंसी। और ये इंडस्ट्रियल मतलब एक नया आइटम ऐड हो गया, और इम्प्योरिटी मतलब जो मतलब ये आइटम जो आया है यही सेम आइटम है, पर इम्प्योरिटी मतलब हमारा दूसरा आइटम आ गया, तो इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो यही सब डिफरेंट है। वैकेंसी मतलब वहाँ स्पेस खाली हो गया, पॉइंट मतलब आइटम नहीं है, कोई आइटम नहीं है, खाली है। और इंडस्ट्रियल मतलब कोई नया मतलब आइटम जो है एक्स्ट्रा आइटम वहाँ पे फिल हो गया है, मतलब पूरा फिल है, तब भी एक जहाँ स्पेस खाली था वहाँ एक और आइटम फिल हो गया। इम्प्योरिटी मतलब कोई मतलब अदर मटेरियल का कोई पार्टिकल यहाँ घुसा है, उसे कहते हैं इम्प्योरिटी। वही चीज़ मैंने कहानी लिखा है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब दूसरा हम समझेंगे पॉइंट डिफेक्ट को एक और तरीके से हमने बांटा है, प्रिंकल डिफेक्ट, दूसरा शॉर्टकी डिफेक्ट। अब प्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या आता है, देखिए प्रिंकल डिफेक्ट मतलब अ कटायन वैकेंसी एंड अ कटायन या इंडस्ट्रियल पेयर इज नोन एज प्रिंकल डिफेक्ट। देखिए प्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है, प्रिंकल डिफेक्ट में आयन अपनी जगह छोड़कर इंडस्ट्रियल मतलब साइड पर चला जाता है, उससे मतलब डेंसिटी हमारा लगभग सेम रहेगा, पर आयन जो है दूसरी जगह चला जाएगा, उसे कहते हैं प्रिंकल डिफेक्ट। जैसे एग्जांपल इसका AgCl। और दूसरी तरह हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग होते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया NaCl। अब हम दूसरा डिफेक्ट देखते हैं, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मेनली लाइन डिफेक्ट मतलब लाइन डिफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिफेक्ट है जो एटम की एक पूरी लाइन में होता है, इसे डिसलोकेशन भी कहते हैं। यह क्रिस्टल के मैकेनिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है। अब देखिए टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट देखो, दो टाइप का, यहाँ देखिए दो टाइप का हमारा लाइन डिफेक्ट होता है। एक होता है एज डिसलोकेशन, दूसरा होता है स्क्रू डिसलोकेशन। अब एज डिसलोकेशन क्या है, जब एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम क्रिस्टल में आ जाए उसे हम कहते हैं एज डिसलोकेशन। देखिए मैंने यहाँ लिखा इट इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन, इट इज अप्रूव चेंज इन रेगुलर ऑर्डरिंग ऑफ एटम अलोंग द लाइन इन सॉइल। मतलब क्या है कि जब हमारा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम क्रिस्टल में आ जाता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक में से एटम की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप आसानी से होता है, इसी को हम कहते हैं एज डिसलोकेशन। और दूसरा हमारा स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होता है हमारा, जब एटॉमिक प्लेन स्पाइरल फॉर्म में शिफ्ट हो जाए, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्क्रू शेप जैसे दिखता है, इस शियर स्ट्रेस के कारण बनता है। देखिए हमारा सरफेस डिफेक्ट आता नहीं है एग्जाम में, तो हम ये छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें दिस बाउंड्री डिफेक्ट, दिस बाउंड्री इज इंटरनल बाउंड्री दैट एक्सिस्ट इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफेक्ट आता है सरफेस डिफेक्ट, उसी को कहते हैं सरफेस डिफेक्ट। ये आता नहीं एग्जाम में, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अब दूसरा हम देखते हैं वैल्यूम डिफेक्ट। वैल्यूम डिफेक्ट, बग डिफेक्ट, इसमें क्या तीन चीज़ आता है, बेल डिफेक्ट हो गया, कास्टिंग डिफेक्ट हो गया, श्रिंकेज कास्टिंग हो गया। कास्टिंग मतलब कास्टिंग ग्लो होल्स, मतलब गैस की जो वाल हो जाता है। अब देखिए जो बैलून डिफेक्ट बैलून डिफेक्ट जो होता है, बैलून डिफेक्ट क्रिस्टल चक्र के बड़े डिफेक्ट होते हैं जो मेनी एटम या लार्ज रीजन को इफेक्ट करते हैं। इन्हें 3 डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं। वैल्यूम मतलब क्या है, 3 डायमेंशन में आएगा। टाइप्स देखिए इसमें पोर्स भी बोल सकते हैं, जैसे मटेरियल के अंदर छोटे छोटे एम्प्टी स्पेस या होल्स बन जाते हैं। कॉसेज इसका क्या होगा, इंप्रूव कास्टिंग होगा, गैस इंटरप्ट हो जाएगा। तीसरा हमारा क्रैंक हो जाएगा, मतलब ये अपने आप मर्जी से लिख सकते हैं। क्रैक मतलब मटेरियल में फ्रैक्चर लाइक सिपरेशन बन जाती है, जो इसमें कॉसेज क्या आएगा, एक्सेल स्ट्रेस होगा, फेट की होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। बस यही सब है, ये सब अपने मर्जी से। देखो एक जैसे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, हमारा स्ट्रेंथ कम होती है, क्रैंक फॉर्मेशन बढ़ जाता है, फटक्यू लाइफ कम होती है, मटेरियल फेल्योर हो जाता है, यही सब है। अब हम देखिए इसमें मेन चीज़ ये डिफरेंस आता है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन में डिफरेंस क्या होता है। एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन हमने आपको बता चुका है। देखिए एज में क्या होता है, इट इज अ क्रिएटेड व्हेन अ हाफ प्लेन ऑफ एटम इंसर्ट इन अ क्रिस्टल। जब हाफ प्लेन जो इंसर्ट हो जाता है तो ये एज डिसलोकेशन ऑकर होता है। स्क्रू में क्या होता है, व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल पार्टिकल एंगुलर ओवर द रिमेन पार्ट, मतलब स्क्रू मतलब नचाता है, मतलब एक तरफ से घूम जाता है, उसी कहते हैं स्क्रू। वही चीज़ यहाँ लिखा है, इट मूव्स इन द डायरेक्शन, देखिए ये वाला, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वर्क वेक्टर। ये कहता है इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ऑफ वर्क वेक्टर। ये मतलब पैरेलल मूव करता है वर्क, इसका ये क्या है, परपेंडिकुलर मूव करता है। ये वर्क वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन, पर इसमें वर्क वेक्टर इज पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन। इट ट्रेवल फास्टर व्हेन लोडेड, पर इसमें क्या है, इट ट्रेवल्स कंप्लीटली स्लोअर। और इसमें क्या है, इट रिक्वायर लेस फोर्स टू फॉर्म एंड ट्रेवल फास्टर अंडर लोड। ये क्या होता है, इट रिक्वायर्स कंपेरेटिवली हाई फोर्स टू डिफॉर्म एंड ट्रेवल स्लोअर अंडर लोड्स। ये तो मैंने आपको बता चुका है। अब इसमें आता है, यही हमारा लास्ट टॉपिक है, डक्टाइल और ब्रिटल बिहेवियर को हम पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा ये आएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूनिंग, स्लीपिंग, बस लास्ट है। उसके बाद हमारा बस स्लीपिंग ट्यूनिंग के बारे में बताते हैं। 2-3 टॉपिक और बचा है। अब डक्टाइल और ब्रिटल के बारे में आप पढ़े होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, बस छोटे छोटे बता देते हैं। देखिए डक्टाइल क्या होता है, देखिए डक्टाइल मटेरियल आर विथस्टैंड लार्जर स्ट्रेंथ बिफोर फ्रैक्चर, पर ब्रिटल देखिए आप लोग जानते हो डक्टाइल क्या होता है। अगर हम इसको पीटेंगे तो
देखिए क्या होता है, डक्टाइल मतलब जो मटेरियल टूटने से पहले ज़्यादा डिफॉर्मेशन दिखाता है उसे डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। पर हमारा ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, सीधे एक हैमर मारेंगे तो सीधा डायरेक्ट टूट जाता है, तो ये ज़्यादा फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है एट लो स्ट्रेन पे। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हेल्डिंग या हेल्ड पॉइंट इन सम केसेस, पर इसमें नो हेल्डिंग पॉइंट एनलेस, ठीक है, लो यंग मॉड्यूलस होता है, पर इसमें कंप्लीटली लार्ज होता है। कंपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, पर इसमें कंप्लीटली स्मॉलर होता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक मतलब ब्रिटल डक्टाइल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्ट्रेस या फिर बेंड हो सकता है, अब ब्रेकिंग से पहले वार्निंग देता है, ये हाई इलॉन्गेशन होता है इसमें। इसका एग्जांपल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, माइल्ड स्ट्रेस, ये हमारे क्या है डक्टाइल बिहेवियर के हैं। और वहाँ ब्रिटल बिहेवियर क्या होता है, जो मटेरियल बिना ज़्यादा डिफॉर्मेशन के अचानक टूट जाए उसे ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारा, जैसे सडन फ्रैक्चर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम है, वार्निंग नहीं देता। इसका एग्जाम्पल ग्लास हो गया, कास्ट आयरन, सेरेमिक्स, ये सब हमारा ब्रिटल मटेरियल है। अब इसमें क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एक होगा स्लिप, होगा ट्यूनिंग, ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म है। अब ये प्लास्टिक बोथ द डिफॉर्मेशन फिनोमिना ऑकर्स बाय प्योर शियरिंग फोर्स, दोनों तो स्लीपिंग में ट्यूनिंग में दोनों किससे आकर होंगे, मतलब शियर फोर्स से। देखिए उसके टाइप समझने से पहले हम ये समझते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है क्या। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि जब किसी मटेरियल पर लोड लगाने के बाद उसका शेप मतलब परमानेंटली बदल जाए और लोड हटाने पर वह अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, तो उसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, शेप चेंज स्थायी होता है। कॉज ऑफ जैसे जब अप्लाइड स्ट्रेस मतलब जब अप्लाइड स्ट्रेस मटेरियल की हेल्थ स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाता है तब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू होती है। तो अब हम इसके बाद इसके टाइप से देखें, डिफॉर्मेशन बाय स्लिप। अब स्लिप से कैसे डिफॉर्मेशन होता है उसके बाद समझते हैं। और दूसरा हमारा ट्यूनिंग, डिफॉर्मेशन बाय ट्यूनिंग से कैसे डिफॉर्मेशन आता है, और दोनों में डिफरेंस जरूर पूछता है, पढ़ लीजिएगा बस। इसके बाद चैप्टर ये खत्म। देखिए डिफॉर्मेशन बाय स्लिप मतलब स्लिप का वह प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल के एटॉमिक प्लेन एक दूसरे के ऊपर शियर स्ट्रेस के कारण स्लाइड करते हैं। वह मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का सबसे कॉमन मैकेनिज्म है। सिंपली में जैसे जब फोर्स लगाने पर एटम की लेयर्स आपस में घिसकती हैं, इसी स्लिप कहते हैं। हाउ स्लिप कैसे होगा, जैसे शियर स्ट्रेस अप्लाई करता है, जैसे एटॉमिक प्लेन स्लाइड करते हैं, मटेरियल परमानेंटली रिफॉर्म हो जाता है, तो हमारा स्लिप ऑकर होता है। अब जैसे स्लिप प्लेन, जैसे जिस प्लेन पर स्लिपिंग होती है उसे स्लिप प्लेन कहते हैं। मतलब जैसे इस पर हम स्लीप करते हैं तो इस प्लेन थोड़ा स्लीप हो रहा है ना, तो इसको हम स्लीपिंग प्लेन कहते हैं। और हाईएस्ट एटॉमिक डेंसिटी वाला प्लेन होता है ये। और दूसरा क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम मतलब जिस डायरेक्शन में एटम मूव करते हैं उसे हम स्लीपिंग डायरेक्शन कहते हैं। और हाईएस्ट लीनियर एटॉमिक डेंसिटी वाली डायरेक्शन होती है वो। इसका जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें मोस्टली डक्टाइल मटेरियल में होता है ये। और दूसरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस करता है ये, डिसलोकेशन मूवमेंट के कारण होता है। एग्जाम्पल जैसे किसमें होता है, कॉपर में होता है, एल्युमिनियम होता है, माइल्ड स्टील्स में होता है। अब हम दूसरा समझते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूनिंग। देखिए डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूनिंग में क्या होता है, ट्यूनिंग एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म है जिसमें एटम एक स्पेसिफिक प्लेन के अबाउट मिरर इमेज अरेंजमेंट बना लेता है। वह इस प्रोसेस में क्रिस्टल का एक भाग दूसरी भाग का मिरर इमेज बन जाता है, इसी को हम कहते हैं ट्यूनिंग। देखिए मैंने लिखा, इट इज़ द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म वेयर ईच प्लेन ऑफ एटम मूव थ्रू अ डिफिनिट और डिस्टेंस एंड इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए इसमें डिफरेंस समझते हैं। स्लिप क्या, इसमें स्ट्रेस कौन सा होता है, दोनों में क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, ये दोनों मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसमें क्या होता है, इसमें लेस होता है पर इसमें ज़्यादा होता है, बस अंतर है। अब देखिए इसमें रिजॉल्व शियर स्ट्रेस मतलब स्लिप टेक्स प्लेस ओनली इफ RSS मतलब रिजॉल्व शियर स्ट्रेस इज हायर देन अ क्रिटिकल वैल्यू, पर इसमें RS हैज़ नो रोल इन ट्यूनिंग में कोई रोल नहीं है। और एटॉमिक मूवमेंट मतलब एटम्स मूव अ होल नंबर ऑफ एटॉमिक स्पेस, पर इसमें क्या है, एटम मूव अ फ्रैक्शनल एटॉमिक स्पेस में। देखो इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, स्लीप इज अब्जॉर्ब हैज थिन लाइन, दिस कैन बी रिमूव बाय पॉलिशिंग, पर इसमें क्या होता है, इट इज ऑब्जर्व हैव वाइट फ्रंट एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय पॉलिशिंग। ये सब डिफरेंस है, ये सब पढ़ लीजिएगा, मतलब सिंपल है। तो हमारा पहले यूनिट खत्म होती है मटेरियल टेस्टिंग की। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।